जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और इसके साथ ही हम लोग बात कर रहे थे जो हमारी सीरीज चल रही थी राज्य व्यवस्था की, उसमें हमारी जो आज की क्लास है वो भी मूल अधिकारों पर ही है। जैसा कि हम लोग पीछे लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि एक एक जो क्लास हुई है हमारी फंडामेंटल राइट्स को लेकर, उसको एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या उसमें चीज़ें थी, जैसे कि समानता का अधिकार, जो कि हमने 14 अनुच्छेद कितने से कितने तक, 14 से 18 तक पढ़ा, ये हमने क्लेरिफाई कर लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है इस चीज को। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अनुच्छेद 19 से 22 को हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, तो इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाई कर लिया है। और इसके बाद जो हम अगली बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें बलात् श्रम को लेकर, बाल श्रम को लेकर, मानव दुर्व्यापार को लेकर ऐसी चीज़ों की बात हमने की थी, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार को हमने अनुच्छेद 23 से 24 में कवर किया था। इसके बाद ही हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमने पिछली क्लास में अभी कवर किया है कि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है, मानने, आचरण करने या प्रचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। और इसके साथ ही हमने देखा था कि जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमने जाना था कि जो शिक्षा को लेकर या फिर जो स्कूल्स हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, टैक्स का यूज़ क्या धार्मिक कार्यों में किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा, इन सब चीज़ों पर हमने बात की थी इसमें पिछली क्लास में। छोटा सा रिव्यू दिया मैंने, तो मैंने छोटा सा ये बताया था आप लोगों की टोटल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पहला तो आपका ये हो गया है, 2 ये, 3 ये, 4 ये, और 5वां जो हम आज कवर करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 29 से 30 तक, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की हम लोग बात करेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की हम बात करेंगे। और इसके साथ ही इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो अगला होगा हमारा 6th जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसकी हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। लेकिन आज जो हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 और 30 की बात करेंगे। 2 ही अनुच्छेद हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और इसके साथ ही हम इसमें आसानी से समझ जाएंगे कि क्या है। अगर आपने इस चीज़ को समझा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को आराम से और सही से समझा है, बिना भटके हुए समझा है, यानी कि देखिए जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, है ना, फोकस उसी चीज़ पर रखिए, अपने आप को इधर उधर मत बांटिए। अगर आपने उसी कंसेप्ट को आपने समझा है, केवल उसी कंसेप्ट को उसी समय पर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वहाँ पे अपने दिमाग को केवल वहीं पर रख के समझा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हुई होंगी। और जो लोग आज पहली बार क्लास देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा कि इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए आप चैनल पर, और उसके बाद ये सारे कंसेप्ट को देख लीजिए। इससे पहले का जो अनुच्छेद है 12 और 13 मूल अधिकार क्या होता है उसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। और उससे पहले हमने भाग 2 को क्लियर किया है, नागरिकता क्या है, नागरिकता संबंधी अधिनियम क्या है, वो भी हम चीज़ें देख चुके हैं। जो लोगों को ये लग रहा है कि हम आगे आगे जा रहे हैं तो पीछे का एक बार जो है आप लोग रिवाइज करते हुए चलिए, बार बार उन चीज़ों को देखते हुए चलिए, ताकि आपके दिमाग से ना निकले। नागरिकता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि देश में इस समय सीएए या एनआरसी या इन सब चीज़ों को लेकर बात होती रहती है। और अभी कोरोना महामारी के कारण ये चीज़ें दबी हुई हैं, नहीं तो आप इस पर कोई ना कोई एक निर्णय आपको सामने देखने को मिलता ही मिलता। चलिए, ऐसे ही उससे पहले कि हम बात कर चुके हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र क्या होगा, फिर उससे पहले उद्देशिका की बात कर चुके, तो ये क्लासेस हमारी हो चुकी है रेगुलर। तो आप सभी लोग, जो लोग रेगुलर भी बने हुए हैं हमारे साथ, क्लासेस के साथ रेगुलर बने हुए हैं, तो नोट्स बना ही रहे हैं, तो रिवीजन भी करते रहिए साथ में। कोई डाउट हो तो उन वीडियोस को, उन क्लासेस को दोबारा से प्ले कीजिए और देख लीजिए। तो इसके बाद हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज क्या होगा, इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। तो ये थे हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं, वो ये हैं, कुछ इस तरह से हैं, और इनको हमने एक एक करके जो है बात की है। तो आज हम बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पर। तो चलते हैं इस पर बात करते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 है, वो हमें क्या कहता है और क्या समझाने का प्रयास करता है। तो यहाँ तक का जो भी कंसेप्ट है मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया ही होगा, जो आपने पिछली क्लासेस में की है। और कोई डाउट हो तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे कि अभिषेक का एक क्वेश्चन है कि आचरण को एक बार फिर से बता दिया जाए, जो कि आचरण किस में, अनुच्छेद 25 में, जिसमें मैंने बताया था कि आचरण का मतलब क्या हो गया कि आप जो पूजा पाठ करते हैं या कर्मकांड करते हैं, किस तरीके से अपने धार्मिक आस्था को प्रकट कर रहे हैं,
है ना। आपने अपने घर के आगे जागरण करना शुरू कर दिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का आचरण कर सकते हैं, अपने धर्म के प्रति जो है अपने आचरण को बता सकते हैं, यानी कि आप व्यवहार कैसा कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, वो आप कैसा भी कर सकते हैं। उसकी पूरी स्वतंत्रता आपको दी गई है अनुच्छेद 25 में। लेकिन शर्त क्या है, वही है कि अगर मूल अधिकारों को किसी तरीके से हानित करता है, जैसे कि लाउड स्पीकर है, डीजे है, इससे क्या होता है कि देर रात्रि तक अगर चलाया जाए तो लोगों को सोने का एक जो अधिकार है, जो जीवन का एक मूल तत्व है सोना, जो एक प्राकृतिक रूप है, अगर आप रात भर बहुत तेज़ी से डीजे बजाते हैं, लाउड स्पीकर्स बजाते हैं और जिसमें धार्मिक गाने ही चल रहे हैं वो बेशक, लेकिन उससे क्या हो रहा है, लोगों की जो एक नींद है, उनके स्वास्थ्य पर एक असर पड़ रहा है। जो आपके उस समारोह में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं, उनको सुबह काम पर जाना है, तो वो क्या है, उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अगर आपका क्वेश्चन अगला यही रहने वाला है कि ये डीजे उजे बजाने पर या लाउड स्पीकर बजाने पर रोक क्यों लगती है, वो रोक इसी वजह से लगती है कि कहीं ना कहीं ये किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। मैंने आपको शुरू में ही बताया आप सभी को कि जो मूल अधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं बल्कि सीमित हैं। अगर वह किसी दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उनको सीमित कर दिया जाएगा, रोक लगाई जाएगी विधि के द्वारा। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो इस चीज की हम बात करते हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपका मैंने अभी बताया कि किस किस में है, अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है, तो इन दोनों को हम थोड़ा सा अलग अलग जो है एक बार यहीं पर समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 29 की और फिर उसके बाद बात करेंगे जो अनुच्छेद 30 है। स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बड़े आराम से समझ जाएंगे। जो अनुच्छेद 29 है ना, पहले अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, है ना। प्रोटेक्शन दी गई है किसको, हितों को, यानी जो इंटरेस्ट हैं किसके, अल्पसंख्यकों के, संरक्षण इसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, यानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, तो इस चीज में बताया गया, तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण और शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग है या अल्पसंख्यक शब्द जो है ये यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जगह पर आते हैं। और अगर अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करना है, कैसे हितों की बात की गई है, भाषा, लिपि और संस्कृति। ठीक है, भाषा, लिपि और संस्कृति, अगर इनका संरक्षण करना हो तो सीधी सी बात है, देखिए ये दोनों आर्टिकल जो है एक तरीके से जुड़े हुए हैं, बड़े ही आसान है। कैसे कि आपने अनुच्छेद 29 में देखा कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, कैसे हित हैं, कैसे इंटरेस्ट हैं, जो हित हैं वो किस तरीके के हित हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हित हैं वो किस तरीके के हित हैं, भाषा, लिपि और संस्कृति वाले हित हैं। ठीक है, जो भाषा, लिपि और संस्कृति है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो भाषा, लिपि और संस्कृति की जो बात की गई है तो ये हित हैं किसके, अल्पसंख्यक वर्गों के। तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी भाषा, लिपि या संस्कृति को कंजर्व करना चाहते हैं, उसका संरक्षण करना चाहते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, अब बहुत ही आसान चीज है कि इनको जो है एक शिक्षण संस्था खोल लेना चाहिए, शिक्षण संस्था। तो जो शिक्षण संस्था है उसका निर्माण कर दिया जाए।
तो क्या होगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो जाएगा और शिक्षण संस्थान ये। लेकिन अब यहाँ पे बात ये होगी कि अगर कोई अपनी संस्कृति को पढ़ाना चाह रहा है, अपनी संस्कृति को बताना चाह रहा है, अपनी एक भाषा को पढ़ाना चाह रहा है, तो क्या बहुत सारे लोग उसमें एडमिशन लेंगे? एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं या उस संस्कृति को नहीं समझना चाहते हैं। तो क्या होते हैं कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मुख्यतः कुछ और विषयों के साथ काम कर रहे होते हैं। कुछ और विषय इन द सेंस कि वो बीटेक भी करवा रहे होते हैं, एमबीबीएस भी करवा रहे होते हैं, केवल कोई वो विषय थोड़ी पढ़ने आएगा। तो वहां पर क्या होता है कि ऐसे जो शिक्षण संस्थान है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है जिसमें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हों और उसके साथ साथ वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को एक ऑप्शन के लिए लोगों को दे। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहे कि आप जो है अपने इस प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ आप हमारी भाषा, संस्कृति और लिपि का भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो लोग करेंगे ही करेंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट है। 2930 एक दूसरे से थोड़ा इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करें तो हित कौन से? भाषा, लिपि और संस्कृति वाले हित। और उनको अगर संरक्षित करना हो तो सीधी सी बात है, शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाए जिसमें सिखाया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई ये भाषा ये है, लिपि ये है, संस्कृति ये है। तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना यहाँ पर कर दी जाती है। तो एक तरीके से अब यहाँ पर एक शब्द जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे दोनों ही आर्टिकल्स में यूज हो रहे हैं। कौन से? अल्पसंख्यक वाले, है ना। तो ये अल्पसंख्यक शब्द यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो बात आती है कि अल्पसंख्यक कौन है ना, कि भाई जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कौन होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक कौन होंगे, इस पर संविधान में हमारे कोई ये कंसेप्ट नहीं बताया गया है कि ये जो वर्ग है या ये जो समुदाय है, ये जो लोग हैं, ये अल्पसंख्यक में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो फिर अल्पसंख्यक क्या बताया गया है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो हमारे संविधान में अल्पसंख्यक दो प्रकार के बताए गए हैं, धार्मिक और भाषाई। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेस पर और रिलीजन बेस पर। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन कौन से धर्म आएंगे इसमें, या ये नहीं बताया गया कि कौन कौन सी भाषाएं आएंगी। यदि अगर हम देखें कि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर जब हो रहा है तो अल्पसंख्यक कौन है, क्या इसके लिए संविधान में कुछ बताया गया है? तो संविधान में केवल इतना बताया गया है कि अल्पसंख्यक जो होंगे वो धार्मिक और भाषाई होंगे। भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। समझ रहे हैं बात? तो धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक दो, बस इतना बताया गया है। लेकिन क्या इस चीज में ये बताया गया है संविधान में कि कौन कौन से धर्म अल्पसंख्यक होंगे? नहीं, ये नहीं बताया गया है। कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक होंगे, क्या ये बताया गया संविधान में? ये नहीं बताया गया है। तो इसका कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये धर्म जो है अल्पसंख्यक होंगे? वो हम ऐसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ने, हमारी जो संसद है, उसने एक कमीशन बनाया, उसने एक अधिनियम पारित किया 1992 में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। 1992। ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसने इस चीज को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से जो धर्म हैं वो अल्पसंख्यक होंगे, उसके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 बनाया। इसी के द्वारा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। अब इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया कि कौन कौन लोग अब अल्पसंख्यक होंगे, इस चीज को इसमें समझाया गया। किस किस को बताया गया? जैसे सिख हैं, जैन है, पारसी है, मुस्लिम्स हैं, बौद्ध हैं। ठीक है, सिख, जैन, पारसी, मुस्लिम, बौद्ध। ठीक है, इनको बताया गया। और इसके साथ ही एक और रह जाता है, ईसाई। ईसाई, तो इनको जो है क्या बताया गया कि ये वर्ग क्या है?
ये धर्म जो आते हैं, ये सभी धर्म कौन है? ये धर्म अल्पसंख्यक हैं। इनको क्या बताया? अल्पसंख्यक बताया। किस अधिनियम में? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के अधिनियम में। और ये अधिनियम कौन बनाता है? जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? हम सभी जानते हैं, जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वो कानून बनाती है। तो यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट है, कानून है, पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, विधायिका है, केंद्रीय विधायिका है, उसने ये अधिनियम पारित किया 1992 में। और फिर उसने कहा कि सिख, जैन, पारसी, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, ये सब कौन होंगे? ये सब जो है अल्पसंख्यक होंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई चर्चा की है या कोई बात बताई है कि अब अल्पसंख्यक तो जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में एक समान हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था, TMI पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2007 का केस है, जिसमें ये बताया गया था कि जो राज्य के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस राज्य में कितने जो है अल्पसंख्यक है। अगर मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ, इतना मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के निर्धारण के लिए क्या कहा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कुछ यही कहा। कौन सा केस था सबसे महत्वपूर्ण? सबसे पहले तो इस बात को हमें ध्यान देना होगा, केस था TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है। तो ये जो केस था, इसमें ये कहाँ केस आया? सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक जो होंगे, उनको कैसे देखा जाएगा? उनको राज्यवार देखा जाएगा, राज्यवार देखा जाएगा। जैसे सीधा सा कंसेप्ट है कि किस राज्य में किस धर्म के लोग कम हैं या ज़्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको अल्पसंख्यक उस राज्य में माना जाए। जैसे कि अगर आप इसका, भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप नागालैंड जाइए, तो नागालैंड में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वैसे तो हिंदू धर्म जो है वो भारत में क्या है, बहुसंख्यक में आता है, लेकिन नागालैंड में उनकी आबादी, टोटल आबादी केवल 8.5% के आसपास रहती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो नागालैंड में क्या है? नागालैंड में तो वो अल्पसंख्यक हो गया, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ कौन है? ईसाई धर्म जो है मेजॉरिटी में है। ऐसे ही कई राज्य, मिजोरम है, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, वहाँ वो अल्पसंख्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में, कि जो अल्पसंख्यक होंगे उनका निर्धारण हम राज्यवार करेंगे, राज्यों के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक शब्द को हम ले रहे हैं, जो संविधान में जिसको डिफाइन नहीं किया गया, बस इतना बताया गया कि अल्पसंख्यक 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक होंगे। तो धार्मिक अल्पसंख्यक में कौन कौन लोग आएंगे, इस चीज को नहीं बताया गया था। तो जिसको हमारी संसद ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को पारित करके बताया कि ये जो धर्म होंगे, कौन कौन से धर्म? सिख, पारसी, बौद्ध, जो जैन हैं, मुस्लिम्स हैं, ईसाई हैं, ये सब कौन होंगे? ये सब जो हैं अल्पसंख्यक धर्म होंगे। और इन धर्मों को राज्य के स्तर पर भी देखा जाएगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से बताया कि राज्य आधार पर कैसे होगा। इसी तरीके से अगर हम देख लें, भाषाई अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, एक राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी एक 38वीं रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने क्या कहा? इस रिपोर्ट में ये कहा कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक कौन होंगे। तो ये कहा कि देखिए, कोई भी एक स्टेट है, कोई भी एक राज्य है, तो उसमें जो है किसी एक भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। किसी एक भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब जब लोगों की संख्या, बोलने वालों की, एक भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, तो वो तो मेजॉरिटी में हो गए। लेकिन उस राज्य में अगर कोई एक भाषा को बोलने वाले लोग कम हैं, या उसको पढ़ने लिखने वाले लोग कम हैं, उसको जानने समझने वाले लोग कम हैं, तो वो अल्पसंख्यक है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए,
मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो कोंकणी बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उनकी संख्या कम है, तो वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो गए। इसी प्रकार से अगर हम पश्चिम बंगाल का बात करें तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन नेपाली बोलने वालों की संख्या कम है, जो दार्जिलिंग हिल्स तक सीमित है ना, जहाँ पे गोरखालैंड की मांग भी की जाती है, अक्सर आप लोगों ने समाचारों में सुना भी होगा। तो इस तरीके से वो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जो किसी राज्य में अगर कोई भाषा कम बोल रहा है, उस भाषा को कम जानता है, तो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो गया। तो इस चीज को बताया राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की 38वीं रिपोर्ट में बताया गया। तो यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, इसका जो कंसेप्ट है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि राज्य में जो भाषा कम बोली जाती है, कम बोली जाती है, ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे अगर गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में क्या होगा कि गुजराती बोलने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कच्छी की बात करें, कच्छी जो भाषा है वहाँ पे जो है कम लोग बोलते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे वो कच्छी भाषा लोग जो है भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो गए। तो कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है संविधान में, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। कौन कौन होंगे उसको बाद में इन मामलों से पता कर सकते हैं हम कि कौन कौन लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ तक कुल मिला के जो है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 29 और 30 कैसे एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, और जो उनमें अल्पसंख्यकों की बात की गई है वो अल्पसंख्यक कौन कौन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर अब छोटा सा ये देख लेते हैं कि संविधान में एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 29 में क्या है और अनुच्छेद 30 में क्या है, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो संरक्षण दिया गया है वो कैसे संरक्षण दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपरली अनुच्छेद 29 की और अनुच्छेद 30 की। देखिए अभी तक मैंने अनुच्छेद 29 और 30 में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली वो नहीं समझाया आप लोगों को। यहाँ तक मैं जो समझाना चाह रहा था वो बस यही समझाना चाह रहा था कि इन दोनों में कनेक्शन क्या हो सकता है, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि हितों का संरक्षण तो कैसे करना है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करके करना है। तो अल्पसंख्यक कौन होंगे उस चीज को हमने यहाँ पे समझा कि अल्पसंख्यक कौन कौन होंगे, और भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर तो उनमें भी कौन कौन होंगे इस चीज के लिए हमें बाद में देखने को मिला, क्योंकि संविधान में अल्पसंख्यक कौन कौन होंगे इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आधार बताए गए धार्मिक और भाषाई बताए गए। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 29 की। तो जब हम संस्कृति और भाषा संबंधी अधिकारों की बात करते हैं तो इसमें जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29, इसमें 2 क्लॉज बताए गए हैं। कितने क्लॉज बताए गए हैं? 2 क्लॉज बताए गए हैं। एक तो जो व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है और एक समूह के अधिकारों की बात करता है। जैसे अगर जो पहला क्लॉज है वो क्या कहता है कि मैंने आप लोगों को अभी पीछे जो बताया, क्या भारत के नागरिकों के किसी भी अनुभाग, भारत के नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। समझ रहे हैं? तो देखिए पहले 29 में तो मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया कि क्या बताया गया है 29 में कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो 29 में क्या बताया गया, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हितों का संरक्षण, तो पहला जो क्लॉज इसमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि भारत के नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, एक क्लॉज तो ये बताया गया है। और ये जो क्लॉज है इसमें हम ये चीज देखते हैं कि ये जो सुरक्षा दी गई है ये किसी भी अनुभाग को दी गई है, नागरिकों के किसी भी अनुभाग को दी गई है। वहीं पर अगर दूसरी बात अगर हम बात करें, दूसरे में क्या बताया गया है कि कोई संस्था है ना, कोई शिक्षण संस्था जो राज्य के सहायता और मान्यता
से चल रहा है उसमें किसी के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ और बड़े आराम से जो है चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या इसमें हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस आधार पर? धर्म, जाति और भाषा के आधार पर। देखिए अनुच्छेद 15 में भी जो है कुछ भेदभाव के आधारों को बताया गया है, लेकिन उसमें जो है भाषा को नहीं बताया गया। तो यहाँ पे जो क्लेरिफाई किया गया है वो किसको किया गया है? भाषा को बहुत अच्छे से इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि भाषा के आधार पर जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 2 क्लॉज दिए गए हैं केवल अनुच्छेद 29 में। एक तो ये बताया गया है कि भारत के नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, और कोई भी शिक्षण संस्थान जहाँ पर ये जो शिक्षण संस्थान जो राज्य की सहायता से चल रहा है या उसे मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर क्या होगा या जो राज्य के अंतर्गत आने वाले हैं या राज्य के अंतर्गत यानी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर धर्म, जाति और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसके उदाहरण से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा थोड़ा सा कि एक बात तो और आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर बोला है नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, है ना, किसी भी अनुभाग, राज्य नागरिकों के किसी भी अनुभाग का मतलब क्या हो गया कि ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है अनुच्छेद 29, ये है नागरिकों के लिए है। नागरिकों का मतलब बहुसंख्यकों के लिए भी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिफाइन करते हुए कहा। क्या कहा? कि अनुच्छेद 29 जो है केवल अल्पसंख्यक, 29 और 29 जो है आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक को के लिए नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी है, क्योंकि जो नागरिकों के किसी भी अनुभाग, जो ये टर्म दिया गया है, इसका मीनिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है अनुच्छेद 29 केवल, ये सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, चाहे धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक वो किसी भी आधार पर ना हो, उन सभी को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। जैसे इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू जो खेल है वह मुख्य रूप से हिंदू धर्म के द्वारा खेला जाता है, जो तमिलनाडु में होता है, और उस पर बैन लगाया गया था अभी कुछ समय पहले। उस पर से जो बैन हटाया गया है वो अनुच्छेद 29 के संरक्षण के लिए ही हटाया गया, क्योंकि वो संस्कृति का एक इनहेरेंट पार्ट है। तो यहाँ पर अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो जैसे कि मदरसा है, तो मदरसा चलता है वो सरकार की सहायता प्राप्त से चलता है, यानी कि जो ग्रांट एड दिया जाता है उनको कुछ सहायता दी जाती है उसको चलाने के लिए। तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा जो मुस्लिम नहीं है, मुख्य रूप से ये मदरसों को ये माना जाता है कि उसमें जो है मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें कोई दूसरे धर्म का बच्चा भी जा सकता है। वह अगर उर्दू पढ़ने का, उर्दू सीखने का के लिए इच्छुक है तो वह वहाँ जाकर पढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाले व्यक्ति या उसको एडमिशन देने वाले व्यक्ति इस आधार पर उसे मना नहीं कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे धर्म से आता है या किसी जाति से आता है या फिर वो इस भाषा को नहीं, यानी उर्दू को नहीं सीख सकता है क्योंकि वह कुछ और भाषा जानता है। तो भाषा के आधार पर जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 29 में बताया गया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो पहला वाला जो क्लॉज है, पहला वाला क्लॉज जो है ये नागरिकों के एक समूह को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि एक समूह को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये वाला जो क्लॉज है, दूसरा वाला क्लॉज है, ये व्यक्तिगत रक्षा की बात करता है, यानी कि इंडिविजुअल को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक चीज और बोली कि यदि कोई व्यक्ति भाषा के संरक्षण को लेकर वोट मांगता है ना, कि इलेक्शन में खड़ा होता है और वोट मांगता है कि मैं जो है अगर जीता तो आपको जो आपकी जो हमारी जो ये भाषा है इसकी उन्नति करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो वह अपराध नहीं होगा। जो कि हम जानते हैं कि भारतीय प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत वह क्या होगा, वह अपराध नहीं होगा, जो 1951 का अधिनियम है। तो इस चीज में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 2 क्लॉज हैं अनुच्छेद 29 में। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट अगर ऐसा रह जाए जो आपके समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 30 की बात कर लेते हैं।
तो अनुच्छेद 30 जो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अपनी रुचि का कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित करने की जो है क्या है स्वतंत्रता है, किसको? अल्पसंख्यक वर्गों को। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी आर्टिकल, सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही समझ लेनी चाहिए कि जो अनुच्छेद 30 है इसमें कहीं पर भी जो है नागरिकों की बात नहीं की गई है, ये बात की गई है किसकी? केवल अल्पसंख्यकों की। ठीक है, अल्पसंख्यक, हालांकि अल्पसंख्यक भी नागरिक है, मतलब मेरे कहने का यहाँ पर अर्थ जो है वो ये है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो नागरिकों में हमारे अल्पसंख्यक है केवल उनकी बात की गई, सभी नागरिकों की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 30 है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी कि अल्पसंख्यक कौन कौन से अल्पसंख्यक? जो मैंने अभी आपको बताया, धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे हमारे यहाँ, और कौन से अल्पसंख्यक होंगे? भाषाई अल्पसंख्यक होंगे, भाषाई अल्पसंख्यक होंगे। तो ये दो तरीके के अल्पसंख्यक जो है मुख्य रूप से हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 30 है, अनुच्छेद 30 है, वो इसी चीज की बात करता है। किसकी बात करता है? कि जो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हैं इसमें भी जो है एक तरीके से जो क्लॉजेस बताए गए हैं। तो पहला जो क्लॉज इसमें बताया गया है वो क्या कहता है? एक फर्स्ट क्लॉज जो है मुख्य रूप से इसका वो ये कहता है कि अपनी रुचि का, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। ठीक है, तो एक तो पहला क्लॉज इसमें ये बताता है कि अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। इसके बाद जो दूसरा क्लॉज है वो बाद में जोड़ा गया था संविधान में। इसको जो जोड़ा गया था वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, 44वें को। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था कि यदि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उसकी संपत्ति को जब्त किया जाता है, ठीक है, उसकी संपत्ति को सरकार अधिग्रहित करती है, माफी जब्त कहा मैंने, अधिग्रहित करती है, तो अधिग्रहित संपत्ति का जो बाजार मूल्य होगा, संपत्ति का कौन सा? अधिग्रहित संपत्ति का क्या हो? बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी, बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी, ना कि सरकार जो भी तय कर दे, कुछ भी तय कर दे, उस पर क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, उसको कंपनसेशन उस पर नहीं दिया जाएगा। अगर सरकार किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग की प्रॉपर्टी को क्या करती है? एक्वायर करती है, अधिग्रहित करती है, तो उस पर जो उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी वो क्षतिपूर्ति जो है केवल जो है वो बाजार मूल्य पर होना चाहिए, ना कि सरकार जो तय करेगी उस पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों की प्रॉपर्टी को एक तरीके से सहायता प्रदान की गई। इसके बाद जो हम देखते हैं कि जो तीसरा क्लॉज है वो ये कहता है कि यदि राज्य किसी शिक्षण संस्थान को क्या करता है? सहायता देता है, तो अल्पसंख्यक वर्गों में विभेद नहीं करेगा। ठीक है, राज्य शिक्षण संस्थाओं को समान आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो तीसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर राज्य यानी कि सरकार जो भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनको यदि आर्थिक सहायता प्रदान करता है, उनको यदि आर्थिक सहायता प्रदान करता है, आर्थिक सहायता देता है, तो क्या करेगा कि उनके बीच में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक समान रूप से, चाहे वो कोई भी अल्पसंख्यक हो, किसी भी धर्म का हो, जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ रहे हैं, या भाषाई अल्पसंख्यक का इंस्टीट्यूशन है, तो सभी को एक समान रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करे, किसी एक धर्म को ज़्यादा, किसी को कम, या किसी को बिल्कुल सहायता दे ही नहीं, ऐसा नहीं करेगा। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें भी शिक्षण संस्थानों की अगर बात करें तो शिक्षण संस्थानों को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो उसको अब एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से कि क्या है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। देखिए, कोई इसमें बड़ा टॉपिक नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आर्टिकल 29 और 30
क्योंकि इसको समझना बड़ा ही आसान है और आसान तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन रटिए नहीं, चीज़ें समझिए। तो अगर इसमें जो शिक्षण संस्थानों की बात की गई है तो संविधान में ये बताया गया है कि शिक्षण संस्थाएं जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी और उन पर राज्य का क्या कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर जो एक शिक्षण संस्थान है, ऐसे शिक्षण संस्था जो राज्य की सहायता से चल रहा है, राज्य की सहायता से चल रहा है और राज्य से मान्यता प्राप्त है, राज्य से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, एक शिक्षण संस्था ऐसा है, कैसा, जो राज्य से मान्यता प्राप्त है, राज्य से मान्यता तो मिली है, उसे मान्यता है, लेकिन सहायता प्राप्त नहीं है, सहायता प्राप्त नहीं है। ठीक है, और इसमें जो तीसरा है पॉइंट, तीसरे प्रकार का जो राज्य वो शिक्षण संस्था होगा, क्या, ना तो सहायता प्राप्त है किससे, राज्य से, और ना ही जो है किसी भी प्रकार से मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर ये दोनों जो प्रकार के राज्य हैं, ये दोनों जो प्रकार के, माफ कीजिए, ये दोनों प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं, इनमें जो सिलेबस होगा कि शिक्षा या शिक्षण प्रबंधन जो है, प्रबंधन या एक तरीके से कहा जाए स्टाफ कैसा होगा, टीचर्स किस तरीके के होंगे, उनका जो एक एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होगी, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, वो सरकार एक तरीके से निर्धारित करती है। लेकिन इनके मामले में जो है सरकार शिक्षण का प्रबंधन नहीं करेगी, शिक्षण का प्रबंधन नहीं करेगी, बल्कि केवल और केवल इसको जो है विधि द्वारा रेगुलेट करेगी, विधि द्वारा विनियमित, यानी कि एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सरकार तय करती है। जो भी एक शिक्षण संस्थान के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसको फॉलो करना जो है इस प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के लिए आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 29 में जो संस्थाएं बताई गई हैं वो अल्पसंख्यकों का कंसेप्ट आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, और प्रशासनिक मामलों में वो स्वतंत्र होते हैं, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पर जो भी कंसेप्ट है, जो क्लियरिटी है वो आपके माइंड में आ गई होगी कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, या फिर जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, किस प्रकार के हितों का संरक्षण, शुरू से लेकर एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। आपने नोट्स बनाए होंगे तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद, जय हिंद।